हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और इस वीडियो के तहत हम 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 2024 में उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके कुल अंक 30 हैं, समय 60 मिनट है और ये कुछ अनिवार्य निर्देश हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताएं कि जमींदार चूड़ियों के कितने आने दे रहा था। तो उत्तर है 10 आने में। प्रश्न 2 है, बस की यात्रा पाठ हिंदी भाषा की कौन सी विधा की श्रेणी में आता है। तो ये जो है एक व्यंग्य है, जबकि यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है सही। प्रश्न 3 है, दीवानों की हस्ती कविता में दीवानों के साथ किसका आलम चलता है। उत्तर है मस्ती का। प्रश्न 4, दिए गए विकल्पों में से भगवान के डाके कविता के कवि का नाम चुने। तो इनके कवि का नाम था रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 5 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर है महात्मा बुद्ध। प्रश्न 6 है, योग हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ये कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन सत्य है। प्रश्न 7 है, असफलता में ए क्या है। तो ए जो है उपसर्ग है, सफलता शब्द है। प्रश्न 8 है, धर्म अधर्म में कौन सा समास है। तो इसमें है द्वंद्व समास। प्रश्न 9 है, बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियां बनाना था। ये बात सही है या गलत, यानी सत्य है या असत्य। तो ये सत्य है। प्रश्न 10 है, हमें साधु संतों की क्या नहीं पूछनी चाहिए। तो उत्तर है जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। उत्तर है हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी स्वस्थ, निरोग, शिक्षित, संपन्न व ईमानदार हों। वे धर्म, जाति, संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। भारत में उद्योग और अर्थव्यवस्था मजबूत हो और इसमें चोरी, डकैती, हत्या व ठगी के लिए कोई स्थान न हो। तो हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस की यात्रा पाठ के लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। उत्तर है बस की स्थिति को देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बस को देखने से लग नहीं रहा था कि बस अपने आप चलती होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है, तो उसने कहा बस चलेगी और अपने आप चलेगी। यह सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि पक्षी तथा बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश के संदेश को दूसरे विशाल देश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य उनके लाए हुए पत्र को नहीं समझ पाते, मगर पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ आदि पढ़ लेते हैं। अर्थात ये प्राकृतिक अवयव उनकी भाषा को समझते हैं। कहने का भाव है कि पक्षी और बादल विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर है इस निबंध में लेखक ने संदेश दिया है कि दुनिया में कितने भी बुरे लोग क्यों न हो, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। हम केवल कपटपूर्ण घटनाओं पर ही अपना ध्यान क्यों दें। ऐसी घटनाओं के बारे में भी सोचें जब किसी ने बिना कारण सहायता की हो। समाज में मानवीय गुणों से भरे लोगों को व उनके कार्यों को भी याद रखें। इसमें लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सच्चाई व ईमानदारी जैसे गुण समाज में आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें भी 2 ऑप्शन हैं, या तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें या फिर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। मैंने यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरा है, यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। तीसरा है, इसमें ईंटों से बनी इमारतें थी। अगला है, सिंधु घाटी के व्यापारी लोग धनी थे। पांचवा है, इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, यह सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी। और अंतिम है, इस सभ्यता के नगर सुनियोजित तरीके से निर्मित थे। अंतिम प्रश्न है,
इसमें भी 2 हैं प्रश्न, एक करना है। दृष्टि कर्तव्य फल पर नहीं, इस उक्ति से आप क्या समझते हैं? या विनम्रता हमारा वास्तविक आभूषण है, कैसे स्पष्ट करें? उत्तर है दृष्टि कर्तव्य पर फल पर नहीं। पाठ से प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल अर्थात परिणाम की चिंता हमारी एकाग्रता कम कर देती है। जो समय और मेहनत अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए था, वह परिणाम की निरर्थक सोच में लगा दिया। इससे हमारे भीतर की ऊर्जा भी कम हो गई और आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ गया। साथ ही सफलता मिलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य एक लक्ष्य निर्धारित करके उसे पूरा करने की ठानता है, परंतु उसको प्राप्त करने की योजना बनाने, उसके लिए मेहनत करने की बजाय केवल उसके परिणाम के बारे में सोचकर समय को नष्ट कर दे, तो उस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।